तो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये डेवलप किया या सामने लाए वो साइंटिस्ट का नाम है पॉलिंग। ठीक है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ऐसे भी पढ़ाई जो है क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में हो चुका है, डिटेल में पढ़ाई। तो यहाँ पर हम लोग जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सिर्फ वही हिस्सा डिस्कस करेंगे जिसका ज़रूरत है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में। ठीक है, तो सबसे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से जो रिलेटेड है एजम्पशंस जितना भी उसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला चीज़ जो बताए थे पॉलिंग, ठीक है, जिससे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उन्होंने कहा था कि सूटेबल नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए सेंट्रल एटम पर। सेंट्रल एटम होता है ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं उसमें पहला एलिमेंट जो लिखते हैं वो सेंट्रल एटम लिखते हैं। तो सेंट्रल एटम के ऊपर सफिशिएंट नंबर में, सूटेबल मतलब जितना ज़रूरत है उतना वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमको वेकेंट ऑर्बिटल उतना हमको बनाना भी पड़ता है, संभव है। तो नहीं संभव होगा तो फिर उसका कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा। तो मतलब है कि वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। मतलब इस बाकी जगह क्या पढ़े थे कि हाफ फील्ड भी रहेगा तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमको जो है ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए, क्योंकि हम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। क्योंकि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन चाहिए वो लिगेंड से ही हम लेना है हमको, तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इसलिए जो ऑर्बिटल है वो वेकेंट चाहिए। ठीक है, भरा हुआ नहीं चाहिए, हाफ फील्ड भी नहीं चाहिए, इंटायरली एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, खाली चाहिए। ठीक है ना, तो वो भी सूटेबल नंबर में चाहिए जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से। ठीक है ना, हाँ। तो ये पहला लिगेंड हुआ, और जो लिगेंड है वो सूटेबल होना चाहिए। कौन सा लिगेंड वहाँ एडजस्ट कर सकता है, वही लिगेंड। सारे लिगेंड सबके साथ जो एडजस्ट नहीं कर सकता है, जो उसके साथ एडजस्ट कर सकता है ना, जो जिसमें एनर्जी बैरियर नहीं है, जो सूटेबल फॉर्म में है, उसके साथ एडजस्ट कर सकता है, उसको ही हम लोग एडजस्ट करें। ठीक है, तो बनाना क्या है हमको, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। सेंट्रल एटम का लिगेंड के साथ बनेगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, और इसके लिए एम्प्टी ऑर्बिटल ही चाहिए, क्योंकि लिगेंड को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है अकेले। ठीक है ना, तो पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि डिपेंडिंग ऑन द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, कितना बॉन्ड बनाना है ये भी हमको पहले डिसीजन ले लेना है। सेंट्रल एटम कितना बॉन्ड बनाएगा ये पहले से हमको डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, तो वो डिसीजन हम ले लेंगे, तब हमको पता हो जाएगा कि कितने ऑर्बिटल का हम यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होता है, सेंट्रल एटम पे होता है। पढ़ चुके हो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो पहले पढ़ाए थे, है ना, क्लास 11 में। तो सेंट्रल एटम के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है, तभी ना सारा बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा, मिनिमम रिपल्सन होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा। हाँ, तो उसके लिए क्या करना, जब तक हमको ये पता ही नहीं रहेगा कि कितना बॉन्ड बनाना है सेंट्रल एटम को, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कितना एसपीडी, कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेंगे, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन में एस इन्वॉल्व होता है, पी इन्वॉल्व होता है, डी होता है, एफ होता है, सब होता है। ठीक है ना, हम लोग तो एसपीडी वाला ही पढ़े हैं, एफ का अभी तक जरूरत नहीं पड़ा है। तो इसमें से कौन कौन जरूरत पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन में, सेंट्रल एटम पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो तभी पता चलेगा जब हमको नंबर ऑफ बॉन्ड पता हो। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बनाना है ये पता नहीं है तो हम हाइब्रिडाइजेशन का डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए हमको ये पता करना है, फर्स्ट पॉइंट पता करना है, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल कितना चाहिए हमको, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, और नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल कितना चाहिए कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है बनाना है वो पता है, तो हमको कौन कौन सा ऑर्बिटल का यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए वो हमको पता चल जाएगा। तो 2 डिसीजन यहाँ लेंगे पहले। ठीक है ना, पहला तो हम लोग वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करना कितना है, वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने के बाद हम सोचना है हमको कि कितना बॉन्ड बनाना है, कितना बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका डिसीजन लेना है। सेकंड हो गया। उसके बाद थर्ड है, जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो हमको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक है, तो उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है एनर्जी वाइबल होना चाहिए,
ताकि वो लिगेंड के साथ ओवरलैप कर सके। लिगेंड का कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल लिगेंड उस लिगेंड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा जो डोनेट कर सकता है अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी लिगेंड ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एम्प्टी है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ एम्प्टी है ना, यहाँ जो भी हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे तो सारा एम्प्टी रहेगा, वो खाली रहेगा, है ना। तो जब एम्प्टी है तो उसमें हमको 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ चाहिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। तो फिर उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ कौन सा लिगेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, कौन सा लिगेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, वैसा ही लिगेंड का हम यूज करेंगे। यानी हमको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को अलाउ करना पड़ेगा, उसको एनर्जी वायबल बनाना पड़ेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करने के लिए, ठीक है ना। आया बात समझ में। उसके बाद तो ये तो मेन बेसिक चीज हो गया। अब ये 2 चीज एक्स्ट्रा है जो बेसिक नहीं है, वो इस तीनों का रिजल्ट है, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये 2 तरह का जो है कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब कब बनेगा हाई स्पिन, कब बनेगा लो स्पिन, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ डी ऑर्बिटल के ऊपर। नेचर यहाँ बहुत बड़ा नेचर नहीं है। इनर डी ऑर्बिटल यूज करेंगे तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। आउटर डी ऑर्बिटल जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग जब लिखते हैं क्या होता है, n-1 डी है, उसके बाद ns लिखते हैं, उसके बाद np आएगा, उसके बाद फिर nd आएगा। लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं, n-1 डी ns np nd लिखते हैं। डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही प्रेस है ना। हाँ, तो अगर n-1 डी का यूज कर लिए हाइब्रिडाइजेशन बनाने में, अगर हाइब्रिडाइजेशन बनाने में n-1 डी का यूज कर लिए तो हो जाएगा इनर ऑर्बिटल, समझ गए ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर हम एनडी ऑर्बिटल का यूज किए, इसको यूज किए तो हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया। यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मोड डी ब्लॉक एलिमेंट का, n-1 डी ns np nd, ठीक है। तो हम कौन सा डी का यूज कर रहे हैं, इस वाले का कि इस वाले का। अगर ये यूज करेंगे तो इनर कॉम्प्लेक्स होगा, ये यूज करेंगे तो आउटर कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में आ गया। आउटर कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया कि कब बनेगा हाई स्पिन और कब बनेगा लो स्पिन, डिपेंड करता है कि कौन सा डी को यूज कर रहे हैं, इनर डी का या आउटर डी का। ये इनर डी है, ये आउटर डी है, समझ गए। इसके बाद उन्होंने कहा ये 2 तरह बनेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा, और अगर ऑर्बिटल और भी अवेलेबल है लिगेंड के पास और सेंट्रल एटम के पास, दोनों के पास सिग्मा बॉन्ड बनने के, सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा ही हाइब्रिडाइजेशन से, तो सिग्मा बॉन्ड बनता ही है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से सिग्मा बॉन्ड तो गारंटी है, हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, पाई बॉन्ड बनता नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पाई बॉन्ड भी बनेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड भी बनेगा कॉम्प्लेक्स में, अगर सफिशिएंट नंबर में लिगेंड के पास और सेंट्रल एटम के पास, दोनों के पास अगर अभी भी ऑर्बिटल बचा हुआ है, यानी सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल अभी भी बचा हुआ है और लिगेंड के पास अभी भी ऐसा ऑर्बिटल है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लिगेंड के पास सिग्मा तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा बनने के बाद भी लिगेंड के पास बचा हुआ है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो डोनेट कर सकता है, और सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल अभी भी बचा हुआ है जो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, तब पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। नहीं तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी हमेशा पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन पाई बॉन्ड बनेगा।
पाई बॉन्ड को हम रूल आउट नहीं करते हैं, कॉम्प्लेक्स में पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये सारा चीज हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। 1 2 3 ये मेन है, उसके बाद इसका आउटकम है ये दोनों, ठीक है ना। अब इसको तो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ लिए। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले करके समझेंगे इसको, ठीक है। आया बस मैंने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले पढ़ चुके हैं 11 में, हम उसका यूज कर रहे हैं अभी। तो जो जो पॉइंट का यूज कर रहे हैं सिर्फ उसी को यहाँ बताएंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो हमने एग्जाम्पल लिया हेक्सामाइन क्रोमियम 3 आयन, ठीक है, समझ गए ना। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अब क्रोमियम का 24 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, ठीक है। आर्गन ले लिए 3d5 4s1 4p0। ये नहीं लिखना जरूरी नहीं, 0 वाला हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन कितना है, +3 है, तो हम उतना कहेंगे। अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा 3 निकल जाएगा ना, +3 है, 1 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेगा, ये खाली हो जाएगा, इसलिए 4s0 लिखे, और इससे 2 निकलेगा तो 3 बचेगा, 3d3, तो हो गया 3d3 4s0 4p0, यही हो गया। हाँ, ये है हमारा 3d, ये है 4s और ये है 4p। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 दे दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब हमको इसको देखना है, NH3 है, 6 गो लिगेंड है, यानी ऑक्टाहेड्रल से 6 लिगेंड है ना, तो ऑक्टाहेड्रल 6 गो लिगेंड को एकोमोडेट करना है ना, तो हमको 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। कितना चाहिए, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। तो हमको मिल रहा है ना 2 तो यहाँ, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 3 1 4 5 6 हो गया ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि सफिशिएंट नंबर है कि नहीं एम्प्टी ऑर्बिटल। अगर है तब तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो हमको सफिशिएंट नंबर में एम्प्टी ऑर्बिटल लाना है। पहला एजम्पशन नहीं था, हाँ, पहला एजम्पशन नहीं था ना कि हमको सेंट्रल एटम के ऊपर सफिशिएंट नंबर में एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो है 1 2 3 4 5 6 है ही ना, तो 6 का जुगाड़ हो ही चुका है, तो इसलिए दिक्कत नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका अब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये ऐसा ही पड़ा रहेगा, ठीक है, ये ऐसा ही पड़ा रहेगा। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए छोड़ देंगे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमको ये मालूम है ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। ये जो कॉम्प्लेक्स है हमको एक्सपेरिमेंट से पता है कि ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, और पैरामैग्नेटिक इन नेचर तभी होगा जब d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसीलिए हम इस तीनों को डिस्टर्ब नहीं किए, इस तीनों को बिना डिस्टर्ब किए हमको 6 को मिल गया है। तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं चाहते तो पेयरिंग कर सकते थे ना, इसको उठा के यहाँ ले आते, लेकिन हम जान रहे हैं कि ये जो है हाईली जो है पैरामैग्नेटिक, हाईली पैरामैग्नेटिक, वो पेयर रहेगा। ये अनपेयर्ड है, ये चूंकि जाना है कि पैरामैग्नेटिक है तो अनपेयर्ड रखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको डिस्टर्ब नहीं किए। बिना डिस्टर्ब किए हमको 6 को मिल रहा है, तो क्यों डिस्टर्ब करेंगे। और पैरामैग्नेटिक भी है, तो इसलिए भी डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो प्रैक्टिकल और थ्योरी में अंतर हो जाएगा। समझ गए, जो प्रैक्टिकल मिल रहा है वही हमको थ्योरी में दिखाना है। तो यहाँ पर हमको प्रैक्टिकली मिल रहा है कि इतना ये लगभग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर ये पैरामैग्नेटिक है, और 3 अनपेयर्ड हमको मिल रहा है, इसलिए हम नहीं उसको डिस्टर्ब करेंगे, नहीं तो फिर थ्योरी अलग हो जाएगा, प्रैक्टिकल अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो 2 डी लिया ना, हो गया D2, एक S लिया ना, S 3 को P लिया ना, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो यही हुआ एप्रोप्रिएट हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, अब हमको 6 गो लिगेंड चाहिए,
है ना, ये बन गया तो 6 एम्प्टी मिल गया। ये हम यहाँ लिख रहे हैं, हमको 6 इक्विवेलेंट मिलेगा ना, 6 ठो एम्प्टी ऑर्बिटल मिलेगा ना। हाँ 1 2 3 4 5, अब छोटा बड़ा हमसे बन गया, हम लोग को बनाना है इक्वल, सब एक ही है D2sp3। अब जब भी हाइब्रिडाइजेशन D2 ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा तो D2sp हाइब्रिडाइजेशन। ये 11 में नहीं बताए थे हाइब्रिडाइजेशन, मालूम है ना, बताया थे कि 12 में बताएंगे। D2sp3, D2sp3 जो होता है ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल शेप को रिप्रेजेंट करता है और इनर कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है। इनर कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि हमने n-1d का यूज किया है। ये n है ना, ये n-1 हुआ 3 की नहीं, तो हमने n-1d का यूज किया कि नहीं, इसलिए इनर कॉम्प्लेक्स हो गया। और 3 को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हाई स्पिन हो गया, 1 + 1 + 1 3/2 हो गया ना ये, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसके चलते इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि n-1d यूज किए। क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यह हाई स्पिन हुआ। तो नाम समझ में आ गया कि क्यों ये हाई स्पिन हुआ और क्यों हुआ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो, अब हम इधर से सब NH3, अब आएगा NH3 है, NH3 सबके पास है एक पेयर की नहीं, सबके पास है ना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सारे अमोनिया के पास। यही जो नॉन बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन, यही चला जाएगा इसमें, ये चला गया इसमें, ये चला गया इसमें, ये चला गया इसमें, ये चला गया, ये जो खाली ऑर्बिटल में चला गया, तो 6 बॉन्ड 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया ना, हाँ 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया ना। हाँ इसमें जाने के बाद हम इसको ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, भाई आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, आ गया, और ये डॉट देने के बाद इसको हम मिटा देंगे या इस नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एरो डाल करके ये वाला बना देंगे। तो जितना चीज़ एजम्पशंस में अभी बताए थे वो सब आया ना। हाँ इसमें पाई बॉन्ड नहीं बना, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तब पाई बनेगा, इसमें सिर्फ सिग्मा बनेगा, क्योंकि पाई का हमको ज़रूरत नहीं पड़ा। जितना लिगेंड सब के सब तो एकोमोडेट हो गया ना, 6 लिगेंड था, 6 लिगेंड यहाँ खाली है ऑर्बिटल है। क्या पाई कब कहा गया कि अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में एम्प्टी ऑर्बिटल बचा रहेगा तब। यहाँ पर तो सारा यूज हो गया, 1 2 3 4 5 6 सारे एम्प्टी ऑर्बिटल यूज हो गए, हमारे पास बचा ही नहीं है। सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल अब नहीं बचा, सारा यूज हो गया सिग्मा में, सारा यूज हो गया सिग्मा में। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स में पाई बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अब ऑर्बिटल खाली है ही नहीं। एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तब ना फिर हम पाई बॉन्ड सोचेंगे, पहले तो सिग्मा हमको बनाना है, सिग्मा जब बन जाएगा तब ना पाई बनेगा, पाई तो अकेले बनता नहीं है, तो जब भी बनता है सिग्मा के साथ बनता है। तो पहले हमको सिग्मा जब सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है बनाए, उसी में सारा एम्प्टी ऑर्बिटल यूज हो गया। अब एम्प्टी ऑर्बिटल बचा ही नहीं है, इसलिए इसमें पाई बॉन्ड बनेगा नहीं। आ गया समझ में? तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया, 6 हो गया। और इस चीज के चलते ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसके चलते इसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो जितना भी हम लोग 5 चीज़ पढ़े थे, 5 चीज़ कवर हुआ नहीं। तो इसीलिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करते हुए, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमको क्या मिलता है? शेप मिलता है। क्या क्या मिलता है? शेप, है ना, शेप मिल गया। मैग्नेटिक कैरेक्टर भी सेटिस्फाई कर लिए ना, ठीक है ना, और क्लासीफाई भी कर लिए कि हाई स्पिन क्यों है, लो स्पिन क्यों है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मिलता है। इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से निकालेंगे। ठीक है।